तो इसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन सी को। ठीक है, तो सेक्शन सी में हमें यहाँ पर मिलेंगे 5 क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइसेस इन 2 क्वेश्चंस। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर शॉर्ट आंसर टाइप एंड कैरीज द 3 मार्क्स ऑफ ईच। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम में रिएक्शंस पूछी गई हैं। सैलिसाइलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, उसकी असाइलेशन कर कर हम एस्पिरिन बनाते हैं। तो कैसे होती है रिएक्शन, कुछ ऐसी रिएक्शन है ये। तो दिस इज दी सैलिसाइलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, OH और COOH दोनों ग्रुप एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पर जुड़े होते हैं बेंजीन पर। इसमें हमने ऐड किया यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4। ठीक है, ये भी साथ में आप लोग यहाँ पर लिख लें। तो क्या होगा, ये जो असाइल ग्रुप है दिस विल गोज टू दिस OH ग्रुप, तो यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो इसकी असाइलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज द एस्टाइल सैलिसाइलिक एसिड। इसी को क्या नाम देते हैं, दैट इज द एस्पिरिन। ठीक है, तो आप लोगों को शायद कुछ याद हो कि एस्पिरिन के यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो एस्पिरिन के यूजेस आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बताने हैं कि एस्पिरिन को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। क्लियर है अभी, तो आपको भी याद हो जाएंगे और भी सभी को इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। एस्पिरिन के यूजेस आप लोगों ने जरूर बताने हैं। ठीक है, तो ऐसे अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड फिर से आ गया। टर्ट मतलब होता है 3rd डिग्री, ब्यूटाइल मतलब टोटल 4 कार्बन है और साथ में जुड़ा है Cl क्लोराइड। हमने 4 कार्बन यूज कर कर एक 3rd डिग्री ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें कि एक Cl जुड़ा हो। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा बन जाता है। टोटल हमने 4 कार्बन लगाए हैं और यहाँ पर जुड़ गया है Cl, और ये C क्या है, ये C हमारी 3rd डिग्री बनती है। ठीक है, तो इसमें हमने ऐड किया सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड का मतलब क्या होता है, अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक मतलब उसमें इथाइल अल्कोहल में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, वहां से क्या बन जाता है, सोडियम इथोक्साइड। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, दिस इज द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम इसको बोल देते हैं, या हम इसको बोल देते थे यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, यहाँ से Cl जाएगा, उसके साथ वाले C में से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पर अल्कीन बन जाएंगे। ठीक है, इसका आप लोग IUPAC नेम लिख सकते हैं 1 2 3। तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। क्लियर है अभी, तो ऐसे आप इसको सोल्व आउट करना है। तो ऐसे इसकी 3rd रिएक्शन है, दैट इज द फिनोल इज ट्रीटेड विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिनोल को अगर हम क्लोरोफॉर्म, दिस इज द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें इस पोजीशन पर यहाँ पर क्या मिल जाता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल जाता है CHO। तो ये हमारा बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड। जैसे था ना अभी यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड, वहां पर एसिडिक ग्रुप था, यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये बन गया सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन का बहुत ही फेमस नेम है, वो आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में अब मुझे बताना है। ठीक है, उससे आइडिया होगा कि आप लोगों को क्या कुछ याद है कि नहीं है, आप लोगों ने कितना अच्छे से रीड किया है चैप्टर्स को। तो इसका सिंपल सा और काफ़ी मशहूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। उसका नेम प्लीज़ आप लोगों ने नीचे कमेंट्स में बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। क्लियर है अभी, सो नाउ इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम के यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स दिस वन। तो हमें कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक बिहेवियर भी साथ में ही बताया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करनी है। ठीक है, अब देखिए Mn एंड Cn जुड़े हैं यहाँ पर 6 और ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव। ठीक है, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट हम अज्यूम कर लेते हैं x, Cn की होती है -1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, x - 6 इज इक्वल्स टू -3, और यहां से इसको सोल्व आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। ठीक है, अब Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दिस इज दी 25, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या रहेगी, आर्गन तक आ जाएंगे यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद होते हैं 4s2 एंड 3d5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बनाना है Mn3 पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, आर्गन वाले तो ऐसे ही रहते हैं, तो सबसे पहले ये 2 s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं और बाद में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे d वाले में से। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3d4। क्लियर है अभी, तो ये हो गई Mn3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हम इसको, इसके ऑर्बिटल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3d। ठीक है, इसमें होंगे 5 ऑर्बिटल, इसके कर लेते हैं 5 कंप्लीट। फिर आ गया 4s और फिर आ गया यहाँ पर 4p।
ठीक है। अब देखिए 4s और 4p तो दोनों यहाँ पर एम्प्टी है, ओनली d में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। ये हो गया Mn3 पॉजिटिव। अब जब इसका आयन जब इसका बनेगा कॉम्प्लेक्स, जब इसके साथ Cn6 आकर जुड़ेंगे तो क्या होगा, उसने बताया है कि ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। अब देखिए पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि दो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, आइदर हम बना सकते हैं D2sp3 और या फिर हम बना सकते हैं sp3d2। अब देखिए sp3d2 उस टाइम पर बनती है अगर हमारे जो यहाँ पर इनर d ऑर्बिटल्स हैं यानी कि 3d ऑर्बिटल्स हैं उनमें दो ऑर्बिटल्स एम्प्टी ना बचते हैं। अगर उनमें दो ऑर्बिटल्स एम्प्टी बचते हैं तो हम क्या बना सकते हैं, D2sp3 बना सकते हैं। ठीक है अभी, तो अगर हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज देते हैं तो दो ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाते हैं और फिर भी हमारा कॉम्प्लेक्स तो पैरामैग्नेटिक ही रहता है। ठीक है ना। तो वैसे भी जो Cn है, Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा सकता है, तो इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन को पीछे वाले ऑर्बिटल में भेज दिया, तो यहाँ पर दो हो गए और यहाँ पर एज इट इज ही रहेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दो d ऑर्बिटल हमने एम्प्टी करवा लिए हैं और साथ में है s और p, तो ये सभी ज्वाइन होकर अब क्या बना देंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इनर ऑर्बिटल्स यूज किए गए हैं, देयरफॉर इट इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब यहाँ पर सभी जगह पर Cn अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देगा और इसके साथ वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे 6 Cn जो यहाँ पर आयंस होंगे। क्लियर है अभी, तो ऐसे हमारा बनेगा MnCn6, ऊपर चार्ज है 3 नेगेटिव, उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा। तो उसने यही पूछा था कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो हमारा आंसर आ जाएगा D2sp3। मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, n की 2 की वैल्यू मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 2, तो आप इसे सोल्व कर लेना, 4 इंटू 2 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट का आंसर आप लोगों ने यहाँ पर यूज कर देना है और इसकी यूनिट्स आती हैं बोहर मैग्नेटन। ठीक है, तो ये आप लोगों ने आंसर, अब 8 का स्क्वायर रूट तो सोल्व आप लोग खुद कर सकते हैं, उसको सोल्व कर लेना, 2.87 के आसपास कुछ आंसर होता है, वो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है अभी। और उसने ये पूछा था कि टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, वो भी हमने बता दिया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। दो चीजों से हमें आइडिया हुआ कि Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा सकता है, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन पीछे भेज दिया। बट कॉम्प्लेक्स हमें बताया गया था दैट इज द पैरामैग्नेटिक, बट फिर भी दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर अनपेयर्ड थे, तो इसलिए हमारा ओवरऑल ये सब कुछ बन जाएगा। क्लियर है अभी, ओके है। तो आगे चलते हैं। इसकी अगली प्रॉब्लम है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट हेनरीज लॉ। याद होगा आप सबको हेनरीज लॉ क्या होता है अभी, हेनरीज लॉ क्या होता है कि गैस का मास उतना ही डिसोल्व होगा जितना उसका किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर होता है। ठीक है, एंड एक्सप्लेन व्हाई आर टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स फिल्ड विद एयर डिल्यूटेड विद हीलियम। जब कोई स्कूबा डाइवर जाते हैं पानी के अंदर, उनके पास जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें जो वहाँ पर एयर होती है उसको डिल्यूट कर दिया जाता है बाय द हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम की सोलबिलिटी लो है और हीलियम का साइज बहुत स्मॉल है, वो ब्लड में डिजोल्व भी लो अमाउंट में होगी और ऊपर आने पर जो डिजोल्व हुई हुई गैस बाहर आएगी उसका साइज छोटा होने के कारण जब वो गैस बाहर निकलेगी तो हमें ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए उसके साथ उसको डिल्यूट करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा कि हेनरीज लॉ क्या है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस में गैस का पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, के सोल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है उसके प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर। सो P इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन को हम x लिखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हम यहाँ पर लगा लेते हैं कांस्टेंट, दैट इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH। क्लियर है अभी।
अब इसका भी आंसर उसने यही बताया है कि प्रेशर अंडर वाटर इज वेरी हाई, सो द सोलबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड इंक्रीजेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैस डिसोल्व हो जाती है ब्लड के अंदर। व्हेन द डाइवर कम्स टू द सरफेस, जब वो वापस आता है सरफेस पर, अचानक से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और जो सोलुबल जो गैसेस डिसोल्व हुई थी ब्लड में वो बाहर निकलती हैं, एंड देन कोजिंग बबल्स ऑफ द नाइट्रोजन इन ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में हमारे में क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कोई ऐसी गैस चाहिए जो कि बबल्स भी ज्यादा ना बनाए, जिसकी सोलबिलिटी भी काफी लो हो, तो इसलिए उसमें क्या ऐड कर देते हैं, हीलियम ऐड कर देते हैं 11.7%। ठीक है, ओके। अभी इस सिचुएशन को बोलते हैं बेंड्स। ठीक है, BENDS, बेंड्स। इसके बाद है अज्यूम दैट आर्गन एक्सर्ट्स ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द 6 बार। आर्गन का उसने पार्शियल प्रेशर बताया है 6 बार। कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ द आर्गन गैस इन वाटर। उसके लिए हमें KH की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है 40 किलो बार। ठीक है, तो KH की वैल्यू हमें बताई गई है 40 किलो बार और हमें पार्शियल प्रेशर यानी कि P की वैल्यू भी बताई गई है। हमने सोल्व करनी है सोलबिलिटी। अब देखिए, सोलबिलिटी के लिए हमें क्या निकालना है, X सोल्व करनी है, मोल फ्रैक्शन सोल्व करनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या था कि P इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन को X के साथ करते हैं डिनोट। तो अगर X को सोल्व करना है तो क्या बनेगा, KH उधर चला जाएगा ओवर में, तो ये बन जाएगा P ओवर K। P की वैल्यू हमें दी गई थी 6 और KH की वैल्यू हमें यहाँ पर बताई गई थी 40 किलो बार। तो हमने उसको चेंज कर लिया इनटू बार, तो वो बन गई 40 इंटू 1000। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सोल्व कर 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। मोल फ्रैक्शंस की कोई भी यूनिट्स नहीं होती, तो हमने सिंपल ये फॉर्मूला अप्लाई किया कि X इज इक्वल्स टू प्रेशर ओवर KH। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला यूज कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है अभी? तो ये 3 मार्क्स की प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस। तो आगे चलते हैं। प्रॉब्लम है हमारे पास फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस। तो सबसे पहला उसने पूछा है कि एनिलीन इज अस्टाइलेटेड बिफोर द नाइट्रेशन रिएक्शन। एनिलीन की नाइट्रेशन करवाने से पहले उसकी अस्टाइलेशन क्यों करवाते हैं। ठीक है, तो उसकी अस्टाइलेशन करवाने का हमने रीजन बताना है कि व्हाई एनिलीन इज अस्टाइलेटेड बिफोर द नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम एनिलीन की डायरेक्टली ही नाइट्रेशन करवा देते हैं तो क्या होगा कि हमें मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा और साथ में ही हमें मिल जाएगा मेटा प्रोडक्ट भी मिलेगा। ऑर्थो तो 2% बनेगा ओनली, तो मेनली हमारे पास कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा और मेटा प्रोडक्ट। मतलब कि पैरा और एटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। बट हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में। तो हम फिर क्या करते हैं कि उस अमाइन ग्रुप की प्रोटेक्शन कर देते हैं। प्रोटेक्शन करने के साथ क्या होगा कि रिंग की जो एक्टिविटी होती है वो वहां पर डिक्रीज हो जाएगी और सिर्फ पैरा पोजीशन पर जाकर ही नाइट्रेशन होगी। तो कुछ ऐसी रिएक्शन फिर हम वहां पर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये है हमारी यहाँ पर एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन के साथ हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं विद द एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या करता है कि यहाँ पर NH है उसके साथ जोड़ देता है COCH3 ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर अटैच हो गया COCH3 ग्रुप, जिसके साथ के इस ग्रुप की हो जाएगी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो प्रोटेक्शन करवाकर फिर इसकी एक्टिविटी लो हो गई, तो फिर क्या होगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे HNO3 एंड H2SO4। वो फिर यहाँ पर ओनली पैरा पोजीशन पर ही NO2 ग्रुप को जोड़ेंगे। फिर इसमें बाद में आप लोग एसिड ऐड कर डिल्यूट एसिड या डिल्यूट बेस ऐड कर यहाँ पर एनिलीन ग्रुप को फिर से बना सकते हैं। ये ग्रुप यहाँ से फिर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आप लोगों ने याद रखनी है। ये रिएक्शन वैसे भी आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन के अलावा भी ये रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अस्टाइलेशन करवाएं, फिर इसमें H2SO4 ऐड करें, फिर ओनली पैरा प्रोडक्ट ही हमें ऑब्टेन होगा। क्लियर है अभी? सेकंड प्रॉब्लम है कि pKb ऑफ द एनिलीन इज लोअर देन दैट ऑफ द मेटा नाइट्रो एनिलीन। मैंने आपको बताया था pKb वैल्यूज या फिर pKa वैल्यूज बेसिक स्ट्रेंथ के ऑपोजिट चलती हैं।
तो मतलब क्या है कि एनिलीन की पीकेबी वैल्यू लो है। सो मतलब एनिलीन इज द स्ट्रोंगर बेस देन द मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन क्या होता है? एनिलीन इज जो आप लोगों ने ऊपर यहाँ पर स्ट्रक्चर है देखी कि बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है NH2, और अगर हम इसके साथ जोड़ दें कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 होता है, NO2 इज द इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप एट द मेटा पोजीशन। अब ये इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे। सो देयरफॉर मेटा नाइट्रो एनिलीन इज द वीकर बेस, देयरफॉर इट हैज द हायर पीकेबी वैल्यू। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। एनिलीन की पीकेबी वैल्यू लो होने का मतलब है कि एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है देन दी मेटा नाइट्रो एनिलीन। उसकी लो क्यों है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग NO2 ग्रुप के वहां पर होने के साथ उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। NO2 एसिड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बेसिक की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ठीक है, फिनोल और एनिलीन में इसका अलग अलग इफेक्ट होगा, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है? अभी अंडरस्टैंडिंग हो रही है अच्छे से? ठीक है, थोड़ा सा सुनना मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बट आप लोग सुन लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, साथ में सोल्व कर लेंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी गिव रीजंस फॉर एनी थ्री ऑफ दिस क्वेश्चंस, मतलब इसी का ही पार्ट था ये जो हमने अभी प्रॉब्लम की है। इसमें ए और बी पार्ट थे और इसके सी और डी पार्ट आगे हैं। ठीक है, इनमें आपको एक इंटरनल चॉइस है, मतलब आप लोगों ने टोटल 4 में से करने हैं 3 क्वेश्चन। प्राइमरी अमाइन ऑन ट्रीटमेंट विद द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, फॉर्म्स ए प्रोडक्ट विच इज सोलुबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाउएवर द सेकेंडरी अमाइन गिव्स द प्रोडक्ट विच इज इनसोलुबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या चीज है? दिस इज फ्रॉम द हिंसबर्ग रीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रीजन। तो ये हमने इससे जो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज इसको बोलते हैं दैट इज द हिंसबर्ग रीजेंट। इसको यूज किया जाता है अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अमाइंस में डिस्टिंक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ, वहां से आपको आइडिया होगा। अब देखिए, दिस इज द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दैट इज द हिंसबर्ग रीजेंट। ये हो गया हमारा प्राइमरी मान। तो प्राइमरी मान के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन और ये जो Cl है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये S का बॉन्ड N के साथ बन जाएगा। तो ऐसा कुछ हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। अभी भी इस N के पास एक हाइड्रोजन है बाकी। इसी हाइड्रोजन की प्रेजेंस के होने के कारण ये जो उसने कहा है कि विच इज सोलुबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है फॉर्म होता है यहाँ पर, ये सोलुबल होता है बेस में। अगर सेकेंडरी माइन होगा तो यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, C2H5 जुड़ा होगा, तो उसके पास तो कोई हाइड्रोजन ही है नहीं, तो देयरफॉर इट इज नॉट सोलुबल। बस इतना आप लोगों ने बताना है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक हाइड्रोजन इन द एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, दिस इज द एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनाइड, इसका ही नाम है। ठीक है, तो उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है जिसके कारण के वो सोलुबल होती है, बट सेकेंडरी वाले से बनाएंगे देयर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, इसके लिए वो इनसोलुबल होता है। ठीक है, तो 1 नंबर में सिर्फ इतना ही आप लोग बता देंगे तो बहुत ही अच्छा है। क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं, इसी का डी पार्ट देखते हैं कि एनिलीन डज नॉट रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आपको याद होगा कि फिनोल जो होती है या फिर क्लोरोबेंजीन होती है, वो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो जाती है, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है। ठीक है, अगर याद है तो अच्छा है अभी, वरना मैं याद करवा देता हूँ। ठीक है, और तो कुछ नहीं हो सकता अब। तो अगर हम इसमें ऐड करते हैं मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या होता है कि ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर बना देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ऐसे ही यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, अगला प्रोडक्ट बना लेना। ठीक है, तो अब देखिए ये रिएक्शन एनिलीन में क्यों नहीं हो सकती। अब देखिए, एनिलीन एक बेस है और एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस एसिड है जिसे इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, तो वो खुद ही बेस के साथ अटैच हो जाता है। मतलब कि एनिलीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड खुद ही जुड़कर यहाँ पर अपना सोल्ट बना लेता है, इसलिए आगे फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगी नहीं, तो इसलिए ये रिएक्शन यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड के साथ हो नहीं पाती, बिकॉज एनिलीन इज ए बेस। क्लियर है अभी? तो ऐसी बातें आप लोगों ने जो पिछले चैप्टर्स का भी जो कुछ होती हैं रिएक्शंस, उन सभी को जोड़कर देखना है। ऐसे आप लोग ओवरऑल एक यहाँ पर रिजल्ट्स बनाएंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा।
पूरी ऑर्गेनिक एक दूसरे के साथ ही जुड़ी हुई है, तो एक जगह पर दूसरी जगह जैसी रिएक्शंस आ जाती हैं तो दोनों को मैच कर कर आप लोग जरूर देखिए, आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं 30th प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 साइक्लोहेक्साइल क्लोरोइथेन 2 cyclohexyl chloroethane undergoes a dehydrohalogenation reaction. Name the reagent which is used to carry out the reaction. ठीक है, इसमें कौन सा रिजेंट हमने यूज किया है ये हमने अब यहाँ पर बताना है क्या 2 cyclohexyl chloroethane। अब देखिए 2 पोजीशन पर जुड़ा है साइक्लोहेक्साइल और 1 नंबर पर जुड़ा है Cl, तो ये हो गया 1 2, इसके साथ हम जोड़ देते हैं साइक्लोहेक्साइल। So this is the 2 cyclohexyl chloroethane। इतना हो गया अभी क्लियर। अब इसकी हुई है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि इसको KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्ट करवाया होगा। उसके साथ क्या होता है, यहाँ से Cl और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 विद दिस वन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसका नेम क्या बनेगा 1 2, यानी कि 1 पर है साइक्लोहेक्साइल प्रोपीन सॉरी इथीन, तो ये बन जाएगा 1 साइक्लोहेक्साइल। अब देखिए हमारी जो मेन चेन है, पेरेंट चेन है, वो ये वाली बन रही है 2 कार्बन वाली। सो 1 नंबर पर क्या जुड़ा है, दैट इज द साइड चेन, दैट इज द साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल इथीन 2 कार्बन है, तो हम इसको इथीन बोल देंगे। तो हमें इसका नेम बताना था, नेम द रीजेंट विच इज यूज्ड, वो भी हो गया हमारा अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है अभी। अब इसी का बी पार्ट क्या है कि why are haloalkanes more reactive towards the nucleophilic substitution reaction than the haloarenes and vinyl halides। अब देखिए ये प्रॉब्लम तो बहुत बार पूछी जाती है, मतलब कि हेलोअरीन्स की रिएक्टिविटी हेलोअल्केन्स से लो क्यों होती है। सिंपल सा आंसर है ड्यू टू दी रेजोनेंस के कारण उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। सो अगर आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें, वैसे तो इतना भी रिटर्न में एक्सप्लेन कर देंगे तो भी सही है। तो आंसर इसका क्या बनेगा कि जो क्लोरोबेंजीन होती है उसमें रेजोनेंस इफेक्ट के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन जाता है। रेजोनेंस बनानी आती है अभी क्लोरोबेंजीन की। ठीक है, तो रेजोनेंस इसकी जरूर बना लेना, ये बहुत यूज होती है क्लोरोबेंजीन की, फिनोल की या फिर एनीसोल की, सभी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आप लोग बनाकर जरूर देखिएगा। क्लोरोबेंजीन और फिनोल का तो सिमिलर है, तो ये आप लोगों ने जरूर ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब ये जो X यानी कि हेलोजन और C का बॉन्ड क्या बन रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, देयरफॉर इसकी रिएक्टिविटी लो हो जाती है। दूसरा उसने बात की है विनाइल हैलाइड्स की। अब ये क्या होते हैं विनाइल हैलाइड्स, अगर कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है उसने बनाया हो डबल बॉन्ड अगले कार्बन के साथ, इनको बोलते हैं विनाइल हैलाइड्स। तो इसमें भी रेजोनेंस बन जाती है, जैसे कि ये एक एग्जांपल है विनाइल हैलाइड की। तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ शेयर कर देगा Cl के साथ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं कार्बन और हेलोजन के पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण, देयरफॉर इसकी जो रिएक्टिविटी है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, लो हो जाती है। क्लियर है अभी। इसके बाद इसी में ही एक ऑप्शन में था, ठीक है, और में इसमें है कि नेम द पॉसिबल अल्कीन्स विच विल यील्ड 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमने MCQ में भी यूज की थी, ऐसी ही सिमिलर था वहां पर भी कि साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर हमने क्या जोड़ना है, 1 पोजीशन पर मिथाइल है, उसमें अल्कोहल वाला था और 1 पे ही है क्लोरो। ये हमें बनाना है, कौन से अल्कीन यूज करें, तो सिंपल है, एक तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाकर, या फिर हम यहाँ पर 2 बॉन्ड बना सकते हैं इस पोजीशन पर, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, इन दोनों को यूज कर कर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ये वाला हो सकता है, इसमें HCl ऐड करें तो H जाएगा यहाँ पर और Cl जाएगा यहाँ पर, ड्यू टू दी मार्कोनिकोव रूल कि जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पर कम उसके पास जाएगा हेलोजन यानी कि Cl आयन, तो ये बन जाएगा। या फिर ये हो सकता है यहाँ पर भी इसके पास, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और Cl जाएगा इसके पास, अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों में एडिशन होगी,
इन दोनों के नाम आप लोगों ने याद रखने, इसका नाम क्या है, उसने उसने कहा था नेम, उसके नेम लिखे, नेम ना अगर यूज करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। इसका नाम बनेगा मिथाइलिन, इसका नाम हमने क्या लिख दिया, मिथाइलिन, और बाकी आ गया साइक्लोहेक्सिन। इसका तो फिर बन जाएगा 1 2, 1 पर मिथाइल है और साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, क्योंकि इसके रिंग के अंदर है डबल बॉन्ड, तो साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। क्लियर है अभी। सेकंड था कि अलाइल क्लोराइड। अब ये क्या चीज होती है, जब कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, उसके अगले कार्बन ने बनाए हैं डबल बॉन्ड, इनको बोलते हैं अलाइल क्लोराइड। अलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रेडली देन द एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस जल्दी क्यों हो जाती है, बिकॉज अलाइल क्लोराइड, मान लीजिए ये एग्जांपल है हमारे पास अलाइल क्लोराइड की, ठीक है। अलाइल क्लोराइड क्या करेगा, अपना यहाँ से क्लोरीन हटाकर कार्बोकटायन बना लेगा, ठीक है, सॉरी। तो इसका कार्बोकटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ये वाला बॉन्ड इस तरफ यूज हो सकता है, तो इसके कारण ही इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसकी हाइड्रोलाइसिस जल्दी हो सकती है एज अकॉर्डिंग टू दी SN1 रिएक्शन, क्योंकि उसमें बनते हैं कार्बोकटायंस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है अभी। तो देखिए ऑर्गेनिक के आंसर्स को अच्छे से रट लेना, तो काफ़ी सारा पेपर ऐसा ही बनता है सिमिलर, इसमें से भी प्रॉब्लम सिमिलर आ सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको सैम्पल पेपर में दी गई है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से सुनना, ठीक है। तो ये थे हमारे सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसके बाद हमारे सेक्शन डी और ई है सिर्फ यहाँ पर बचते, तो वो आपको अगली 2 वीडियोस में मिल जाएंगे, क्योंकि सेक्शन जो अगला होगा उसमें हम डी में यहाँ पर सोल्व करेंगे 2 केस स्टडी बेस हैं प्रॉब्लम्स, और उसके अगले सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो की अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपको किसी भी तरह के और यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू द स्टडी, वो आप नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।